नमस्कार। बरौली विधानसभा और मांझागढ़ फोर्ट ये किला है और आज इसी किले पे बातचीत होगी। जो धरोहर है उसे किस तरीके से बर्बाद कर दिया गया है या फिर उनकी अनदेखी हुई है, वो चाहे इनके मालिकों के द्वारा या फिर सरकारों के द्वारा, वो आप जान पाएंगे। गोपालगंज का मांझागढ़ किला आज अपने इतिहास पर शर्मिंदा होगा। किसी ज़माने में जब यह किला बना होगा तब इसकी सुंदरता और भव्यता देखने बनती होगी। 1934 में भारत और नेपाल ने अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप झेला था। बिहार और पड़ोसी नेपाल की सीमा के पास के इलाके में आए उस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर अगर देखा जाए तो 8.4 थी उस जमाने में, जिसने उत्तरी बिहार और नेपाल में भारी तबाही मचाई थी। यह भी बताया जाता है कि उस आपदा में करीब 11,000 जानें गई थीं। और अगर बात की जाए तो बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा था बिहार और नेपाल को। ठीक इस विनाशकारी भूकंप के एक साल पहले यानी कि 1933 में यह मांझागढ़ का किला बनकर तैयार हुआ था, जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है। इस किले को बनाने वाले माधवे सुरेंद्र शाही थे, जो मांझागढ़ स्टेट के उस वक्त के राजा हुआ करते थे। इस ऐतिहासिक किले के चारों ओर भूमिगत जल स्तर तक की गहरी और अत्यधिक चौड़ी खाई होने के कारण उस वक्त किले में दुश्मन का प्रवेश बहुत मुश्किल था। यह अभेद्य किला माना जाता था। इस किले के चारों ओर बनी खाई में पानी हमेशा भरा रहता था। करीब 200 से 250 वर्ष पहले राजा परमेश्वर शाही का सलेमपुर स्थित उनका किला गंगा में समाहित हो गया था। इसके बाद यहाँ के राजा मांझागढ़ आए थे, जिसके बाद उन्होंने इस किले का निर्माण कराया। राजा ने किले के साथ ही यहाँ एक देवी का मंदिर स्थापित करवाया। करीब 4 एकड़ में बना यह किला 9 मंजिला हुआ करता था उस जमाने में, जो काफ़ी ऊंचा था। मांझागढ़ राज में बने इस किले को दूर दूर से लोग देखने के लिए आते थे। वर्तमान में इस किले के नीचे 3 मंजिला इमारत दब गई है और बाकी ऊपर की टूट चुकी है। हम लोग चलते चलते बात करते हैं। आप हमें बता दीजिए कि सीढ़ी कहाँ है। सीढ़ी इसी साइड से है। रोमित जी, आप इस किले को देख रहे हैं करीब आधे घंटे से, ठीक है, और अब हम लोग थोड़ा अंदर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस किले को देख के क्या समझ पाते हैं आप कि कितना मतलब अनदेखी की जा रही है इन सारी चीज़ों की? ये तो एक मॉन्यूमेंट्स है ना, इनको बचाया जा सकता है। जहाँ तक मुझे अभी लोकल लोगों से पता चला, वैसे तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, बट अगर देखा जाए तो आज की तारीख में ये हेरिटेज की कैटेगरी में आती हैं और बहुत ही खूबसूरत है। और मैं अगर टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इनमें मुझे एक अजीब सा स्कोप, एक बहुत ही अच्छा भविष्य नज़र आता है। वर्तमान भी अच्छा हो सकता था अगर हम 1-2 दशक पहले हमारा ध्यान इन सब चीज़ों को, अपनी विरासत को संभालने पे जाता। ये जो आर्किटेक्ट मैं देख रहा हूँ और ये जो कंस्ट्रक्शन है अपने आप में अमेजिंग है। जिस वक्त भी अगर इसका जो भी आप कह सकते हैं, जब इसका निर्माण हुआ होगा, ये भव्य रहा होगा। और ये बताता है इस चीज़ को कि किसी समय में यहाँ पे कह सकते हैं कि चहल पहल बहुत रही होगी इस महलों में। और बहुत सारी चीज़ों को ये बताता है कि आप इतिहास के पन्नों में जब जाएंगे तो ये राज जिसको लोग कहते हैं मांझा राज, जो कि मांझा फोर्ट जो है वो हथवा राज के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे और भी राज होंगे। तो उस समय क्या चहल पहल खुशहाली का दौर रहा होगा। आज ये ऐसे ही है, लोग शहरों की तरफ मुड़ गए। और मुझे जो इसमें सबसे अच्छी चीज़ लगी, एक तो मुझे हेरिटेज फोर्ट्स एंड पैलेसेस से बहुत प्यार है। मैं भारत के इतने सारे राज्यों में घूमा हूँ। साउथ में अगर मैं बात करूँ तो दक्षिणी तमिलनाडु, केरला, और भारत का सबसे जो उत्कृष्ट और अच्छा एक उदाहरण पेश हो सकता है वो इधर भी वो मध्य प्रदेश और राजस्थान का हो सकता है।
राजस्थान से शायद हमने टूरिज़्म पर्पस से हमने सीखा नहीं। राजस्थान में भी इसी तरीके से बहुत सारे रजवाड़े थे, छोटे छोटे। वहाँ आप कह सकते हैं कि हर 10 गांव के बाद एक छोटा सा रजवाड़ा आपको दिखता होगा। मगर उन्होंने किया क्या, हमें वो पैटर्न लाना चाहिए था। मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में बिहार के ऐसे ऐसे जो किले अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 2 दिनों से, तो मैं बहुत अभिभूत हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम कमर्शियलाइज़ करते, आजकल हर कोई कमर्शलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। पुराने घर टूट रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, लोग रह रहे हैं, छोटी जगहों में शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमने अपने हेरिटेज के ऊपर क्यों ध्यान नहीं दिया? एक सेकंड, सीढ़ी कहाँ है? सीढ़ी मुझे उस चीज़ का थोड़ा सा अफसोस है। इस चीज़ को अगर देखा जाए तो हम लोग ऐसा कर सकते थे कि वी कुड हैव बीन कमर्शलाइज दिस प्लेस। ये किला जो बना 1931 में, ये किला बनकर तैयार हुआ। माधवेय सुरेंद्र शाही ने इसको बनवाया और 1934 में बहुत भयंकर भूकंप आया था, जिसके कारण किला ध्वस्त हो गया। किला में बहुत सारे माने कारीगर काम किए हैं। इससे माधव सुरेंद्र शाही ने इसको बनवा करके तैयार किया। उनके पूर्वज जो मतलब ये बनना तो पहले से शुरू हो गया होगा ना, 1921 से भी पहले। 21 में बन के तैयार हुआ, 31 में 1931 में बनकर तैयार हुआ। अच्छा, और 34 में ध्वस्त हो गए। जी जी। तो उसके बाद से उस समय किसी ने इस पे पैसा लगाना सही नहीं कोई नहीं लगाया इस पर पैसा, इसलिए बहुत सारे पैसा लगा करके इसको खर्च कराया गया था। इससे ध्वस्त हो गया तो फिर कोई इस पर अथी नहीं किया। जो लोग बनवाया वो लोग यहाँ से पटना चले गए और उसके बाद से उनके सोचिए, एक इतना बड़ा महल 1931 में कई साल बनने के बाद तैयार होता है और फिर 3 साल बाद भूकंप आता है और ये 3 साल में ही एक चमचमाती इमारत, चमचमाती भव्य इतना बड़ा महल ध्वस्त हो जाए और फिर दोबारा उस पर कोई पैसा न लगाए, कितनी बड़ी चीज़ है। तो आप ये रजाओं के बारे में बात कर रहे थे, कहाँ रहते हैं अभी ये लोग? देखिए, उनके जो लोग लड़के हैं, नाती हैं, पोता जो लोग हैं, वो लोग अभी कुछ लोग माझा में रहते हैं, कुछ लोग पटना रहते हैं। यहाँ रहते हैं लोग जिनके बगल में अभी उनके छोटे परिवार के लोग हैं और उनके बड़े परिवार के लोग उधर रहते हैं। सभी लोग कुछ लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, लेकिन खास करके उन लोगों का पूरा पटने में ही सब लोग, उनका रहना सहना सब वहीं रहता है। मतलब यहाँ से अब वो मोह खत्म हो गया है? जी, धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है यहाँ से लोगों का मोह। लेकिन ज़मीन जायदाद तो मतलब सारा गढ़ का होगा। लेकिन सभी ज़मीन जायदाद उन लोगों का यहाँ है, लेकिन कुछ लोग बेच करके अपना वहाँ पटना में ज़मीन लेकर के वहाँ बनवा रहे हैं और बनवा करके भवन बनवा करके बिल्डिंग बनवा करके वहाँ भाड़ा पर दे रहे हैं लोग। जी। तो ये ऐसा कितना महल है यहाँ पे? इस तरह का किला तो अभी माझा में एक ही है। बाकी जी, बाकी सब उन लोगों का आवास है। और क्या क्या है यहाँ पे, मतलब जो खास चीज़ें हैं? देखिए, यहाँ रेलवे स्टेशन है, ब्लॉक है, हाई स्कूल है, हॉस्पिटल है। आपको नहीं, मैं मांझागढ़ किले की बात कर रहा हूँ कि मांझागढ़ किले से जुड़ी जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं? ये माझा में ऐतिहासिक शिव मंदिर है। खास करके अगर माझा में अगर जाने तो किला का ही है। जी, किला के बाद माझा शिव मंदिर जो बना हुआ है, 1800 कुछ ईस्वी में मंदिर का निर्माण कराया गया। मंदिर भी भव्य तरीके से बनाया गया कि पूरे हिंदुस्तान में उस तरह का मंदिर कहीं नहीं बना अभी तक। जी, ठीक है। तो आप खैर नेता भी हैं तो उसकी बातचीत भी थोड़ी सी हो ही जाएगी। क्या लगता है इस बार चुनावी गहमागहमी क्या है बरौली विधानसभा का? देखिए, बरौली विधानसभा में इस बार फिर जनता दल के और एनडीए प्रत्याशी जो भी होंगे, हम लोग चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे बरौली से। अभी जो विधायक हैं वो कैसे हैं? देखिए, यहाँ के वर्तमान विधायक जो हैं उनसे पूरी जनता की मोह भंग हो चुकी है। वो न क्षेत्र में जाते हैं न लोगों को काम करते हैं। उनका सिर्फ जब भी पटना जाते हैं उधर से आते हैं तो 2-4-5 लोग उनके हैं जो लोग दरवाजे पर जाकर बैठते हैं और उन्हीं लोगों का काम करते हैं विशेष तौर पे। बाकी जनता की कोई काम नहीं करते हैं। तो फिर जो पिछली बार चुनाव हुआ था, क्या जनता पहले से अवगत थी या फिर यूं ही? देखिए, पिछली बार जो 2015 में चुनाव हम लोग लड़े, महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे नेमतुल्लाह साहब को हम लोग प्रत्याशी माने और उनको चुनाव जिताने का काम किए। जनता दल के ही नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर वो चुनाव जीते हैं। इस बार हम लोग महागठबंधन से अलग है, एनडीए गठबंधन में हम लोग हैं। यहाँ की लोकल समस्याएं क्या है? देखिए, यहाँ लोकल समस्या है
यहाँ सबसे पहले एक लड़कियों के लिए एक कॉलेज की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। सड़क की जो व्यवस्था है सभी सड़क को बनवाना चाहिए, लेकिन यहाँ इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। लोग सिर्फ चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीत कर चले जाते हैं यहाँ से, और सदन में जाते हैं, यहाँ के कोई समस्या। सड़कों की कैसी स्थिति है? सड़क की स्थिति यहाँ जो है बहुत जर्जर स्थिति है। वर्तमान विधायक जो हैं उनसे कई बार कहा गया है बनवाने के लिए, नहीं बनवाते हैं। 2017 कहाँ से कहाँ जुड़ी वाली सड़क है? भड़कुइयाँ NH28 से गफूर पथ है कनमपुरा मोड़ तक जो सड़क आती है, इसकी स्थिति बहुत जर्जर है। 2017 में नेमतुल्लाह साहब विधायक बने, 15 में विधायक बने, 16 में उन्होंने ठेकेदार के माध्यम से काम करवाया। ठेकेदार काम करवाया, उसके बाद से जस के तस वो रास्ता उसी तरह रह गया, पूरा सही से बना भी नहीं। बरौली में अगर आप आते हैं तो आपको एक बात का और ख्याल होना चाहिए कि सन 1973 में बरौली के ही रहने वाले और गोपालगंज के रहने वाले अब्दुल गफूर साहब जो थे वो बिहार के मुख्यमंत्री भी हुए थे। हालांकि केंद्र में वो मंत्री भी रहे हैं, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री भी थे बिहार से। और अभी आपने क्या बताया, एक पथ है गफूर पथ, उन्हीं के नाम पे ये पथ है। गफूर बोलने से मुझे ध्यान में आया, वो पथ भी, वो भी सड़कें खराब हैं। मतलब समझिए एक मुख्यमंत्री के गफूर पथ जो है वो सही है। हाँ। उसको हमेशा PWD में है, उसको हमेशा रिपेयरिंग किया जाता है। जब भी उस पर कोई प्रॉब्लम होती है, रास्ता सड़क पर गड्ढा होता है, उसको तुरंत ठेकेदार के द्वारा, विभाग के द्वारा उसको करा दिया जाता है। अच्छा, अब्दुल गफूर का घर कहाँ है? सारियान अख्तियार। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 7 किलोमीटर है। अच्छा, जाने का रास्ता? जाने का रास्ता यही है। उनके परिवार के लोग होंगे? नहीं, उनके परिवार के लोग तो अभी कोई नहीं होंगे, या पटना रहते हैं वो लोग। जी ठीक। उनके परिवार से अभी कोई नेता है? हाँ, उनके लड़के हैं एक अपने जो वहीं रहते हैं। चुनाव लड़ते हैं? चुनाव एक बार लड़े थे कांग्रेस से, हार गए। जी हार गए थे। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये मांझागढ़ है, और मांझागढ़ के बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारियाँ हमें मिल पाई, हालांकि जो इसके मालिक हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी, पर उन्होंने कहा कि वो अभी नहीं आ पाएंगे, 2-4-5 दिन लगेगा उन्हें आने में, कहीं बाहर हैं। जिस वजह से और जो जानकारियां हैं और जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं और जो एक एक पन्ने जो इस इतिहास के खुल सकते थे वो हमें नहीं मालूम पड़ पाया। लेकिन कोशिश यही रही कि थोड़ा बहुत आपको दिखाया जाए। कम से कम आप इन सारी चीज़ों को देख के ये ज़रूर समझ सकते हैं कि ये अब एक ऐसा धरोहर है जो आने वाले कुछ साल में विलुप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसे बचाया जा सके, अगर इसकी मरम्मत कराई जा सके, सरकारों को भी इसके लिए जागरूक होना चाहिए। क्योंकि जो राजा हैं वो सही मायनों में इस हालात में अब तो नहीं है कि इसका दोबारा से जीर्णोद्धार करें, इसका दोबारा से रखरखाव सही करवाएं, इसको रिपेयर कराएं। तो सरकारों के हित में हो सकता है अगर सरकार इन राजाओं से बात करके इन महलों को दोबारा से अगर बनाने की कोशिश करे, और ऐसे में इसको एक धरोहर के रूप में, एक रिसोर्ट के रूप में, या फिर किसी भी तरीके से इसको डेवलप कर दे, तो शायद भविष्य में सरकार को भी इससे कई तरह के मुनाफे हो सकते हैं। खैर, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।